सो इंड AS 116 में अपना अगला टॉपिक होगा एक्सटेंशन ऑब्लिक परचेज ऑप्शन। अब क्या है कि 1 मिनट, थोड़ा पेन को हाँ, तो अपना टॉपिक का नाम है एक्सटेंशन ऑब्लिक परचेज ऑप्शन। ये जो बेसिक लीज अकाउंटिंग लेसी की बुक्स में पढ़ने के बाद दो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक जो होता है वो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वन इज एक्सटेंशन ऑब्लिक परचेज ऑप्शन एंड इट्स रीमेजरमेंट। तो कहते हैं कि अगर मान लो लीज का कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि आपको बोला गया कि 4 साल का प्राइमरी लीज पीरियड है और उसके बाद आप और 5 साल के लिए लीज पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हो। तो अगर ये चीज कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखा हुआ है और आपको ऐसा लगता है कि आप ये एक्सटेंशन का पीरियड लेने वाले हो, लेसी को केयरफुली असेस करना पड़ेगा कि लेसी इस एक्सटेंशन को अवेल करने वाला है कि नहीं। एक्सटेंशन परचेज दोनों चीज रेलेवेंट है कि परचेज भी वो पेमेंट की तरह ट्रीट होगा अगर परचेज का भी ऑप्शन साथ में रहे तो आप ये लेने वाले हो कि नहीं पहले देख लो, केयरफुली असेस कर लो। अगर आपको लगता है कि भाई आप इस ऑप्शन को, एक्सटेंशन वाला जो ऑप्शन है, आप उसको एक्सरसाइज करेंगे, अगर आंसर यस है इसका, कोई भी लॉजिक के साथ, मान लो आपको लगता है कि आपका धंधा लंबा चलेगा, आपको असेट चाहिएगा, या कोई भी लॉजिक के साथ अगर आपको लगता है कि आप इस एक्सटेंशन वाले ऑप्शन को लेने वाले हो, तो फिर आप क्या करो, आप ये मत समझो 4 साल का लीज पीरियड, आप समझो 9 साल का लीज पीरियड है। एंड अकॉर्डिंगली आप अपना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकाल करके लीज लायबिलिटी और ROU असेट लिखो। और अगर आपको लगता है नहीं, आप 4 साल का ही लीज से सेटिस्फाइड है, आपको ये एक्सटेंशन ऑप्शन लेना नहीं है, या आप क्लियर नहीं है एक्सटेंशन ऑप्शन लेंगे या नहीं लेंगे, तो आप इग्नोर मार दो। आप 4 साल के हिसाब से ROU असेट और लीज लायबिलिटी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको रीमेजरमेंट करने तो मिलेगा ही एनीवे, वो है, वो कॉन्सेप्ट है, आपको पढ़ाएंगे थोड़ी देर के बाद। तो स्टोरी इज सिंपल। अगर लेसी को लगता है कि वो एक्सटेंशन का ऑप्शन अवेल करने वाला है तो वो उसको कंसीडर करके अकाउंटिंग करेगा, 4 साल की जगह 9 साल का पीवी निकालेगा। और अगर उसको लगता है वो लेने वाला नहीं है तो वो 4 साल का पीवी निकाल करके अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग करेगा। अब इसके साथ एकदम कनेक्टेड टॉपिक है विच इज कॉल्ड रीमेजरमेंट। मान लो आपको लगा कि 4 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप 4 साल के बाद आपको असेट नहीं चाहिए, आप अकॉर्डिंगली 4 साल का पीवी निकाल करके लीज लायबिलिटी निकाल के रिकॉर्डिंग करना चालू किए। ठीक 2 साल कंप्लीट हुआ था, 3rd ईयर में आपको लगा, से सब कुछ ऐसे वही एग्जांपल है, 3rd ईयर में आपको लगा कि नहीं यार 5 साल का एक्सटेंशन तो हमको लेना होगा। अब सिचुएशन ऐसा आ गया कि भाई 5 साल का वो लेना पड़ेगा, मेरे को एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। तो आप कुछ मत करो, 2 साल जो कंप्लीट हुआ वहां तक का आपकी बैलेंस शीट में ROU असेट आ चुका होगा और लीज लायबिलिटी आ चुका होगा, जैसे भी मैंने अकाउंटिंग करना सिखाया उसके हिसाब से। अब बैठ जाओ चुपचाप और क्या करो कि अब जो अगला 7 साल, मैं 7 साल क्यों बोला लॉजिक समझो, 2 साल गुजर चुका है, 2 साल प्राइमरी लीज पीरियड बाकी है, 5 साल का एक्सटेंशन है, तो अब 7 साल बचा। तो वो जो 7 साल है ना उसका पीवी निकाल लो। आज 7 साल जो फ्यूचर में लीज पेमेंट आप करने वाले हैं उसका पीवी निकाल लो और अकॉर्डिंगली जो भी नया पीवी आता है उससे लीज लायबिलिटी को एडजस्ट कर दो। और जितना रुपया आपको लीज लायबिलिटी एडजस्ट करने मिला उतना रुपया ROU असेट को, जो राइट ऑफ यूज असेट है, उसके बैलेंस को बढ़ा दो। कोई प्रॉफिट लॉस आपको निकालने का है नहीं, कुछ प्रॉफिट लॉस आएगा नहीं। रीमेजरमेंट डजंट गिव राइज टू एनी प्रॉफिट एंड लॉस बिकॉज द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन द लीज लायबिलिटी विल कॉरेस्पॉन्डिंगली बी एडजस्टेड विद द इंक्रीज इन द ROU असेट, दैट्स इट। अगर मैं इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको समझाऊं तो मेरे को थोड़ा सा वक्त दो, मैं थोड़ा सा नीचे जगह निकाल करके समझाता हूं। मान लो 2 साल के बाद आपकी बैलेंस शीट में ROU असेट 5 लाख का था और लीज लायबिलिटी थी से 6.5 लाख की। ये शुरू में आपने जब रिकॉर्डिंग की थी तब ROU असेट लीज लायबिलिटी दोनों बराबर था, फिर डिप्रिशिएट कर करके ROU असेट यहां पहुंचा और लीज लायबिलिटी इंटरेस्ट का अकाउंटिंग कर करके यहां तक पहुंची। अब मान लो जो 7 साल का आपने पीवी निकाला, क्योंकि अब 2 साल तो गुजर चुका और +2 माने 2 और +5 7 ईयर्स, तो उसका पीवी आपने निकाला, तो पीवी निकला मान लो से
10.9। तो आपको कुछ नहीं करना, लीज लाइबिलिटी को 4.4 से बढ़ा देना है, 4.4 से बढ़ा देना है, और 4.4 से आरओयू एसेट को बढ़ा देना है। मतलब एक एंट्री मारनी है मुन्ना, आरओयू एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी 4.4, और ये 4.4 का अमाउंट कैसे निकला मैंने क्लियर कट समझा दिया। अब इसको लेकर के 2-3 तो फाइन ट्यूनिंग मुझे आपको करके देना है। पहला बात तो ये कि जब आप लीज लाइबिलिटी रिकैलकुलेट करोगे 7 इयर्स वाला, तो न्यू डिस्काउंटिंग रेट, अब आज का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से जो डिस्काउंटिंग रेट है वो लेना है। रिवाइज्ड डिस्काउंटिंग रेट, ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट आप यूज नहीं करोगे, नया डिस्काउंटिंग रेट यूज करोगे। तो सर क्वेश्चन पेपर वो हमें फर्निश करेगा, आंसर इज यस, फर्निश करेगा। सिर्फ 2 सिचुएशन ऐसा है जहां पे ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट, जो पहली बार आपने 4 साल के वक्त जो लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए जो डिस्काउंटिंग रेट यूज किया था, सिर्फ 2 सिचुएशन में आप उसको यूज कर सकते हो। 1, अगर चेंज इज देयर इन दी एक्सपेक्टेड गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू, लेसी की बुक से, तो अगर गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू में कोई चेंज है तब, अगर रीमेजरमेंट उसकी वजह से हो रहा है तब, और अगर इन्फ्लेशन इंडेक्स में कोई चेंज है, चेंजेस इन द इंडेक्स ऑफ द लीज रेंट, इन्फ्लेशन इंडेक्स में अगर कोई चेंज है तब। सिर्फ ये 2 ही सिचुएशन ऐसा है जब आप ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट यूज करोगे, अदरवाइज आपको रिवाइज्ड या नया डिस्काउंटिंग रेट, मतलब जो लेटेस्ट सिनारियो में आज के दिन 2 साल गुजरने के बाद आज जिस तरह का बोरोइंग रेट आपका होगा वो लेकर के आपको करना पड़ेगा। ओके, सो लास्ट लाइन में खाली पढ़ के सुना देता हूं, या पूरा ही पैराग्राफ एक बार आपके लिए मैं पढ़ देता हूं, आप जरा देखो। लिखा, इफ द लेसी हैज नॉट इंक्लूडेड द एक्सटेंशन ऑप्शन और परचेज ऑप्शन इनिशियली, बट आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम द लेसी इज रीजनेबली अस्योर्ड दैट द लीज पीरियड विल बी एक्सटेंडेड और परचेज ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज्ड, देन द लेसी विल, एंड वाइसे वर्सा नहीं, एंड बोथ होना चाहिए, आइदर और तो है ही, देन द लेसी विल recalculate the lease liability prospectively using revised discounting rate. Original discounting rate will be used only when there is a change in the residual value or in the inflation index. 2, change the liability amount accordingly by debiting or crediting the ROU asset. Profit and loss will not arise. Story over. अब आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। We call it lease modification. नाम सुनने से आपको लगेगा कि ये रीमेजरमेंट ही तो है, कई जगह पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रीमेजरमेंट के जैसा ही होने वाला है, बट प्लीज माइंड माय वर्ड्स, लीज मॉडिफिकेशन रीमेजरमेंट से अलग है। हाँ, लीज मॉडिफिकेशन के वक्त रीमेजरमेंट करना पड़ता है, वो दैट इज प्रैक्टिकल, बट रीमेजरमेंट का स्टोरी है एक्सटेंशन और परचेज ऑप्शन अगर आपने पहले कंसीडर नहीं किया और बाद में आप कंसीडर कर रहे हो तो वो रीमेजरमेंट के अंदर में आता है। और लीज मॉडिफिकेशन का स्टोरी क्या है बेटा, कि अगर ओरिजिनल लीज एग्रीमेंट में, आई रिपीट, ओरिजिनल लीज एग्रीमेंट में अगर कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं था, बाद में आप बैठ करके कुछ नए टर्म्स एंड कंडीशन डलवा रहे हो, एनीथिंग दैट वाज नॉट एग्जिस्टिंग इन द ओरिजिनल डिस्कशन, इफ दैट इज कमिंग नाउ वी कॉल इट लीज मॉडिफिकेशन। सर लाइक चेंजेस इन दी कंसिडरेशन, लीज रेंट के अमाउंट में चेंज, चेंजेस इन दी टाइमिंग ऑफ पेमेंट, एनुअल पेमेंट की जगह हाफ ईयरली पेमेंट होगा, लीजिंग एडिशनल स्पेस और नया 2000 स्क्वायर फीट, मान लो 5000 फुट का भाड़ा था और 2000 फुट का नया स्पेस ले रहे हैं, सरेंडरिंग ए पार्ट ऑफ लीज्ड असेट, मान लो 2 रूम लिए, 2 रूम का एक वो लिए थे, अब 1 ही रूम हमको चाहिए, या मान लो 5000 फुट का लिए थे, अभी 2000 फुट हमको चाहिए, 3000 हम सरेंडर करना चाहते हैं। इस तरह का कोई भी चेंजेस अगर है, ये एग्जांपल है, तो हम लोग उसको लीज मॉडिफिकेशन बोलेंगे, और मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रीमेजरमेंट के जैसा चीज नहीं है, उससे थोड़ा डिफरेंट है, और डिफरेंट कैसे मैंने आपको समझा दिया। नोट्स में पढ़ता हूं, व्हेन देयर आर चेंजेस इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लीज एग्रीमेंट, देखो ध्यान से, विच वेर नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशंस वी कॉल इट लीज मॉडिफिकेशन। एग्जांपल बता ही दिया था। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस को 3 पार्ट में पढ़ना पड़ेगा। क्या बोला? अकाउंटिंग प्रोसेस को 3 पार्ट में पढ़ना पड़ेगा। पहला पार्ट सेपरेट लीज, दूसरा पार्ट डिक्रीज इन द स्कोप, और तीसरा पार्ट एनी अदर मॉडिफिकेशन। थोड़ा सा मैं
इंक को ठीक कर दूं, जगह को ठीक कर दूं, क्योंकि मुझे कुछ लिखना पड़ेगा। 1 सेक, ये मैंने मिटा दिया। अब देखो, मान लो मॉडिफिकेशन हुआ, और मॉडिफिकेशन को जब तुमने पढ़ा, मतलब जब लीज मॉडिफिकेशन आपको सामने जब आया, तो आपको देख के पता चला कि भाई ये तो एक नया लीज है, ये तो एक नया लीज है। अगर ऐसा पता चला तो आपको लीज मॉडिफिकेशन को सेपरेट लीज की तरह अकाउंटिंग करना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे पता चलेगा ये एक नया लीज है? तो दो चीज से पता चलेगा, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। कंडीशन 1, इंक्रीज इन द स्कोप, एडिशनल असेट। मान लो आप जगह भाड़ा पे लेके रखे हो, तो न्यू स्पेस, एडिशनल स्पेस, 5000 फुट भाड़ा पे लेके रखे हो, 2000 फुट और लेंगे। एडिशनल इंक्रीज इन द स्कोप होना जरूरी है। एंड 2, खाली इसके होने से नहीं होगा। एंड 2, इंक्रीज जो हो रहा है स्कोप का, जगह का, आप उसको भाड़ा का जगह के हिसाब से देखो। तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो लीज रेंट भी इंक्रीज हो रहा है, विच कमेंसुरेट विद द स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ द इंक्रीज इन द स्कोप। मतलब लीज रेंट भी नए 2000 फुट के हिसाब से ही बढ़ रहा है। पहले 5000 फुट का रेंट मान लो 5 लाख रुपया था, अभी जब 2000 फुट का भाड़ा ले रहे हैं वो भी 2 लाख रुपया है। या आज के दिन अगर मार्केट में भाड़ा 2000 फुट का से 2 लाख नहीं 2.25 लाख है, तो आप 2.25 लाख पेमेंट कर रहे हो। मतलब इंक्रीज इन द स्कोप इज कमेंसुरेटिंग विथ इंक्रीज इन द लीज रेंट। लीज रेंट भी उसी तरह से बढ़ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो पुराने आरओयू असेट और लीज लाइबिलिटी को डिस्टर्ब मत करो, उसकी अकाउंटिंग जैसे हो रही है होने दो। एक नया आरओयू असेट और एक नया लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लो, एज इफ इट्स ए न्यू लीज गेटिंग स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। तो जो आपको शुरू में मैंने पढ़ाया उसी तरह से नया आरओयू असेट, नया लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करो, आगे बढ़ो, दी एंड। सेकेंड मॉडिफिकेशन, डिक्रीज इन द स्कोप, वेरी इंटरेस्टिंग। मान लो आपके पास 5000 फुट का भाड़ा का जगह हम लीज पे लिए थे, आपसे लिए थे। अब हमको इसमें से आधा, मान लो 2500 स्क्वायर फुट सरेंडर करना है। हमको नहीं चाहिए आपका, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, मैं आपको दे देना चाहता हूं वापस। दैट इज कॉल्ड डिक्रीज इन द स्कोप। सिंपल। अगर डिक्रीज इन द स्कोप है तो आपको 3 काम करना पड़ेगा। काम नंबर 1, सबसे पहले आरओयू असेट को देखोगे। आरओयू, सबसे पहले आरओयू असेट अगर बैलेंस शीट में 6 लाख रुपया है, आरओयू असेट समझ गए ना, जिस दिन मॉडिफिकेशन हो रहा है उस दिन आरओयू असेट का बैलेंस आफ्टर प्रॉपरली डिप्रिशिएटिंग इट, उसका बैलेंस देखोगे। अगर वो 6 लाख रुपया है, 3 लाख रुपया से गिरा देना है, क्रेडिट कर देना है आरओयू असेट को। 2, लीज लाइबिलिटी को रिड्यूस करना है एज पर चेंज इन द स्कोप। सर मतलब ये कि अब जब नया लीज स्पेस सरेंडर करोगे जब, तो आपका लीज रेंट भी कम हो जाएगा। तो जितना लीज रेंट आपका कम हो गया उसके हिसाब से लीज लाइबिलिटी को भी कम कर दो। तो सर कैसे करें बताइए? तो आप एक काम कर लो, जितना नया लीज रेंट डिसाइडेड हो रहा है, जितना नया लीज रेंट डिसाइडेड हो रहा है उसका पीवी निकाल लो, उसका पीवी निकाल लो, और अकॉर्डिंगली लीज लाइबिलिटी जो आपके बैलेंस शीट में है और ये जो नया लीज लाइबिलिटी निकला उसका जो भी डिफरेंस है उतना लीज लाइबिलिटी कम कर दो। मान लो बैलेंस शीट में आपका लीज लाइबिलिटी था से 6.2 लाख का। अब जब भाड़ा कम हुआ, जब जगह छोड़े तो अब भाड़ा कम हुआ, उसके जो बचा हुआ, अब जो भाड़ा आप देंगे, मतलब बचा हुआ पीरियड और बचा हुआ भाड़ा, उसका पीवी निकल रहा मान लो 3 लाख रुपीस। तो आप अपने लीज, क्या नाम इसका, लीज लाइबिलिटी को 3.2 लाख से कम कर दो। सर लेकिन असेट खाली 3 लाख से कम हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीज लाइबिलिटी डेबिट 3.2, 2 आरओयू असेट 3, 2 प्रॉफिट एंड लॉस 0.2। कहने का मतलब है आरओयू असेट को प्रोपोर्शनेटली चेंज कर दो। डिक्रीज इन स्कोप के हिसाब से जितना आपका लीज लाइबिलिटी नया आ रहा है, नया कैलकुलेट, लेकिन नया जब कैलकुलेट करोगे ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट से कैलकुलेट करना,
कैलकुलेट कर लो, डिफरेंस को P&L में डाल के खत्म करो। और अगर किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन है, किसी भी और तरह का, मतलब सेपरेट लीज भी नहीं है और डिक्रीज इन दी स्कोप भी नहीं है, मान लो खाली रेंट बढ़ाना चाहता है, वो खाली रेंट बढ़ाना चाहता है। पहले हम लोग कैलकुलेट किए थे 2 लाख रुपया का हिसाब से रेंट था, अब वो 2,40,000 करना चाहता है और हम अग्री भी कर रहे हैं, सिचुएशन ही चेंज हो गया है। तो और किसी भी तरह का चेंज नहीं है, मतलब कहने का मतलब है और किसी भी तरह का चेंज है, सेपरेट लीज भी नहीं है, डिक्रीज इन द स्कोप भी नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, ध्यान से सुनना। लीज लायबिलिटी को नया से कैलकुलेट कर लो। डिटरमाइन द न्यू लीज लायबिलिटी एज पर द मॉडिफिकेशन। 2,40,000 जितने साल के लिए और पेमेंट होगा उसका पीवी निकाल लो, जितना पीवी निकला लीज लायबिलिटी को चेंज कर दो, अकॉर्डिंगली आरओयू असेट को उतना ही अमाउंट से, जितना अमाउंट से लीज लायबिलिटी चेंज हो रहा है उतना ही अमाउंट से आरओयू असेट को चेंज कर दो। सो ये 3 अकाउंटिंग प्रोसेस है, या ये 3 अलग अलग तरीके का मॉडिफिकेशन है जिसका अकाउंटिंग प्रोसेस मैंने आपके साथ डिस्कस किया। विथ दिस आप ये समझ लो लेसी की बुक्स का अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। यहां से हम लेसर की बुक्स का अकाउंटिंग प्रोसेस चालू करेंगे। ओके, यहां तक सब समझ में आ गया होगा। सो लेट अस स्टार्ट द बुक्स ऑफ द लेसर। पहला क्लास में मैंने आपको बोला था कि लेसर की बुक्स में यह इंपॉर्टेंट होता है कि लीज फिनांस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, सबसे पहले यह इंपॉर्टेंट होता है। लेसी की बुक्स में लीज इज लीज, बट लेसर की बुक्स में आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा वेदर द लीज इज अ फिनांस लीज और एन ऑपरेटिंग लीज। फिनांस लीज का डेफिनेशन है, एक्सप्लेनेशन है। कोई भी लीज अगर फिनांस लीज बना तो मेरे जो मैं बोलूंगा उसके हिसाब से बनेगा। अगर कोई लीज फिनांस लीज नहीं बन पाया, दैट लीज विल बी कंसीडर्ड एज ऑपरेटिंग लीज इन द आईज ऑफ द लेसर। लेसी तो वही आरओयू असेट और लीज लायबिलिटी लिखेगा पीवी ऑफ लीज पेमेंट करके, जो आपको पढ़ाए। अब उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, खाली लेसर की बुक्स पे कंसंट्रेट करो। तो पहले लेसर क्या डिसाइड करेगा, लीज फिनांस लीज है या नहीं है, बिकॉज अगर नहीं है तो फिर वो ऑपरेटिंग लीज है। फिनांस लीज कैसे डिसाइड होता है, मैं पढ़ता हूं, सुनना। ए फिनांस लीज इज ए लीज वेयर रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंट टू द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लेसर टू द लेसी। ऑल अदर लीजेज आर ऑपरेटिंग लीजेस। सर रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंट टू द ओनरशिप ट्रांसफर कैसे होता है? मैं 5-6 बातें आपको सुनाता हूं, आप सुनना। अगर इन सब बात का कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये निकले कि भाई रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंट टू दी ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है इस केस में, जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं उस केस में, तो फिनांस लीज मान लेना, नहीं तो ऑपरेटिंग लीज तो है ही। पहला, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप आफ्टर द लीज टर्म। 4 साल का लीज, उसके बाद असेट तुम्हारा। मैं मान लो लेसर हूं, तुम लेसी हो। 4 साल 2-2 लाख रुपया करके दो, उसके बाद असेट तुम्हारा। असेट का उसके बाद असेट तुम्हारा 15 लाख रुपया और देना होगा, पर ऑप्शन नहीं है, यही टर्म्स है। 4 साल तक 2-2 लाख रुपया दो, फिर 15 लाख रुपया दो और असेट तुम्हारी। चौथा साल के एंड में 17 लाख रुपया देना है। 2 प्लस 17, 2 प्लस 15। तो दैट इज क्लियरली अ फिनांस लीज। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज हैपनिंग आफ्टर द लीज टर्म एंड दैट इज इंक्लूडेड इन द लीज एग्रीमेंट। कोई ऑप्शन नहीं है। 2, a purchase option is given to the lessee at a price which is sufficiently lower than the expected fair value at the end of the lease term. मतलब एक तो कंपलसरी वाला एग्जांपल दे दिया, अभी ऐसा एग्जांपल दे रहे हैं कि 2-2 लाख करके 4 साल रेंट दे दो, उसके बाद असेट का हमको 12 लाख रुपया दे देना, और हमको मालूम है 4 साल के बाद उस असेट का दाम 35 लाख रुपया रहेगा। तो 35 लाख की जगह हम आपको 12 लाख रुपए में असेट खरीदने का ऑप्शन दे रहे हैं। दैट मींस दिस ऑप्शन विल पक्का बी एक्सरसाइज्ड, कोई डाउट ही नहीं है। तो अगर ऐसा है कि परचेज ऑप्शन तो दिए बट प्राइस इज सफिशिएंटली लोअर देन द एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू, मान लेना फिनांस लीज है। तीसरा एग्जांपल, द असेट इज सो स्पेशलाइज्ड दैट ओनली लेसी कैन यूज इट विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन। तुम्हारे लिए ही बना करके दिए हैं भाई, कोई दूसरा उसको यूज कर ही नहीं सकता, फिनांस लीज। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, जो तुम हमको पेमेंट करोगे, लीज रेंट प्लस गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू, इट्स प्रेजेंट वैल्यू शुड कवर एटलीस्ट 90%, सब्सटेंशियली ऑल, हम लोग 90% बोलेंगे, एटलीस्ट 90% ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट। असेट का आज के दिन का जो भी फेयर वैल्यू है,
तुम जो हमको पेमेंट करोगे उसका जब पीवी निकालेंगे वो 90% मेरे एसेट के फेयर वैल्यू को कवर कर लेना चाहिए। इंस्टीट्यूट ने एस में कहीं पे भी, इंड एस में कहीं पे भी 90% वर्ड यूज नहीं किया, पर सॉल्यूशंस वगैरह में ये 90% यूज हुआ है। उन्होंने वर्ड बोला सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द फेयर वैल्यू, बोला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट शुड कवर सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। तो वो बताया नहीं सब्सटेंशियली ऑल का मतलब क्या है। तो हम लोग बाकी जगहों से सब पता करके देखे कि 90% ही हो रहा है, तो आपको 90% लेना और क्या। ठीक है सर, अब करना क्या है? अब करना यह है कि अगर लीज फिनांस लीज है तो अकाउंटिंग करना है फिनांस लीज वाला, अगर लीज ऑपरेटिंग लीज है, मान लो फिनांस लीज वाला ये जो 4 बात है 4 में से कोई भी फुलफिल नहीं हुआ तो आपको पता चल गया ऑपरेटिंग लीज है। जैसे मान लो हम लोग घर भाड़ा पे लेते हैं, अब घर भाड़ा पे लेते हैं 3 साल के लिए लीज है, 3 साल का मान लो लीज रेंट 10 लाख रुपया करके देना है, 3 साल का भाड़ा 10 लाख रुपया करके देना है, फिर छोड़ करके चले जाना, वो किसी और को भाड़े पे देगा। तो इस तरह का लीजेज जो होता है वो बेसिकली ऑपरेटिंग लीज होता है। उसमें वो जो 4 कंडीशन है ना वो फुलफिल होएगा ही नहीं, वो सब कोई ऑप्शन ही नहीं है, खरीदने का ऑप्शन ही नहीं है, वहां पे खरीदने का बात ही नहीं हो रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर का बात ही नहीं हो रहा है, कुछ दिन के लिए यूज करो फिर छोड़ के जाओ। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट वो 90% असेट का फेयर वैल्यू को कवर करेगा ही नहीं। तो सर क्या करना है? फिर ऑपरेटिंग लीज मान लेना। ऑपरेटिंग लीज का अलग अकाउंटिंग प्रोसेस है, थोड़ी देर के बाद मैं आपको समझाऊंगा। चलिए सर, फिनांस लीज का अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप अकाउंटिंग प्रोसेस जब फिनांस लीज का स्टार्ट करो उसके पहले दिमाग में एक बात रखो, क्या कि लेसर की बुक में ऑलरेडी एक असेट है, चाहे वो अभी अभी ताजा खरीदा है, चाहे उसके पास पहले से खरीद के रखा हुआ है, उसी को तो वो लीज पे दे रहा है ना। तो पहले मैं मान लो लेसर हूं तो मेरी बुक में ऑलरेडी एक असेट है, आप पहले उसका कैरिंग अमाउंट बैलेंस शीट में देख लो। मान लो कैरिंग अमाउंट है 5 लाख रुपया, देख लिए। ये पहले चेक कर लेना है कि कैरिंग अमाउंट कितना है। डन। अब अगर फिनांस लीज है, वो जो 4 एग्जांपल दिए उसमें से एक एग्जांपल फुलफिल हो रहा है, तो सर क्या करें? फिनांस लीज है, क्या करें? रेडी है? सुनिएगा, मैं लेसर हूं, मैं अपनी बुक्स का अकाउंटिंग कर रहा हूं, मैं पहले निकालूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू। सर लीज पेमेंट में आप ऑलरेडी हम लोग को बोल चुके हैं लीज रेंट प्लस गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू आता है। अब आप उसमें अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू भी ले लिए, इसका मतलब हुआ लीज रेंट प्लस रेसिजुअल वैल्यू। तो सर आप यही बात तो फर्स्ट में भी बोले थे, लेसर का बुक्स जब भी आएगा तो लीज रेंट और पूरा रेसिजुअल वैल्यू डिस्कशन के लिए आएगा सामने। यही मैं बोल रहा हूं अभी फिर से, हम इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और इसके प्रेजेंट वैल्यू को नाम देंगे नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज। क्या नाम देंगे? नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज, जो रिसीवेबल या डेटर या लोन की तरह ट्रीट होगा। नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज। सर क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू, और इजी बोलूं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट प्लस टोटल रेसिजुअल वैल्यू। सर निकाल लिए। मान लो वो सर पीवी निकालने के लिए रेट कौन सा लेंगे? इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। लेसर का इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज दिया हुआ रहेगा, नहीं तो आपको निकालना हम सिखा दिए थे फर्स्ट क्लास में। सर मान लीजिए निकला 5.9 लाख रुपीस, पीवी निकला 5.9 लाख रुपीस। क्या करना है? ये रिसीवेबल जो 5.9 है इसको डेबिट करना है, ये जो कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट है इसको क्रेडिट कर देना है। बिहेव ऐसे करना है कि हमने क्रेडिट में असेट को बेच दिया। जो असेट मेरे बैलेंस शीट में 5 लाख का था, फिनांस लीज, रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंट टू द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, तो बिहेव एज इफ द असेट इज सोल्ड। रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर्ड मींस असेट इज सोल्ड। असेट के सेल की एंट्री मार दो और डेटर खड़ा कर दो बुक्स में। मतलब एंट्री ऐसी मार दो कि डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर की जगह नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज लिखेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू एसेट, उस असेट का जो भी नाम है, 5.9 डेबिट 5 क्रेडिट, जो डिफरेंस आए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट को P&L में डाल के खत्म कर दो। मतलब कुल मिलाकर के एक डेटर खड़ा करना है और सेल एंट्री मारना है। आइए मैं पढ़ के सुनाता हूं। इफ द लीज इज ए फिनांस लीज
द लेसर विल डी रिकॉग्नाइज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट, 5 लाख को हटाना है बुक से, एंड रिकॉग्नाइज द नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज, द डिफरेंस गोज टू P&L. द नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट जिसमें लीज रेंट और गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू है, लीज पेमेंट एंड अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू, और प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज के हिसाब से. तो सेम चीज जो मैंने एग्जांपल में समझाया वो यहां लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ लिए. सर अब करना क्या है? कुछ नहीं, अब जो लीज रिसीवेबल है, जो नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज है, वो आपकी बैलेंस शीट में एक फिनेंशियल एसेट की तरह आ जाएगा, और जो 90 का 0.90 का आपको प्रॉफिट हुआ था वो आपके P&L में अदर इनकम में रिफ्लेक्ट करवा देना. और सर उसके बाद इसको क्या करना है? इसको अमोटाइज्ड कॉस्ट पे बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते रहिएगा. धीरे धीरे करके आपको इसका पेमेंट तो मिलेगा ही, लीज रेंट का पेमेंट तो मिलेगा ही. तो अमोटाइज्ड कॉस्ट पे जैसे लेसी की बुक्स में अमोटाइज्ड कॉस्ट निकलता है वैसे लेसर निकाल लेगा. अभी आपको सम में दिखला देंगे हम. इसको अमोटाइज्ड कॉस्ट पे धीरे धीरे करके वो डेटर आपको पैसा, माने वो लेसी आपको, डेटर लेसी है, लेसी आपको पैसा देता जाएगा. आपका ये फिनेंशियल एसेट धीरे धीरे करके कम होता जाएगा. मैं पढ़ता हूं. इन द बैलेंस शीट द ओरिजिनल एसेट विच इज गिवन ऑन फिनांस लीज इज कंसीडर्ड एज सोल्ड एंड देयरफॉर रिमूव्ड. 5 लाख हट गया बुक से. नेट इन्वेस्टमेंट विच इज द न्यू एसेट इज ए रिसीवेबल एंड सोन अंडर फिनेंशियल एसेट. इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट एंड इंटरेस्ट इनकम विल बी शोन एज. अच्छा आप बोलोगे सर अब इसमें इंटरेस्ट इनकम कहां से आएगा? अब वो जो फिनेंशियल एसेट को अमोटाइज्ड कॉस्ट पे लिखोगे तो इंटरेस्ट इनकम तो आएगा ही. आओ नेक्स्ट एग्जांपल में दिखाता हूं. इस एग्जांपल से आपको लेसर लेसी दोनों का ही कहानी समझ में आ जाएगा, बट लेसर को समझो. लेसर जैसे अमोटाइज्ड कॉस्ट का अकाउंटिंग करता है जैसे करेगा, लेसी सेम तरीके से करेगा. अमाउंट अलग रहेगा लेसी, क्योंकि लीज लाइबिलिटी लिखता है पीवी ऑफ लीज पेमेंट करके, जिसमें खाली लीज रेंट और गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू रहता है. और उसके पास ऑप्शन है वो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज ढूंढेगा. अगर नहीं मिला तो वो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट लेके पीवी निकालेगा. लेकिन लेसर हमेशा लीज रेंट प्लस फुल रेसिजुअल वैल्यू को लेकर के नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज निकालेगा, और वो हमेशा इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज के हिसाब से ही पीवी निकालेगा. तो दोनों का अमाउंट सिग्निफिकेंटली अलग आ सकता है, आप उसे टेंशन मत लो. माने लेसी अपनी बुक्स में जो लीज लाइबिलिटी लिखेगा और लेसर अपना बुक में जो नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज लिखेगा, दोनों का अमाउंट अलग हो सकता है. प्लीज उसको लेके डरना मत. आगे एक एग्जांपल से लेसर का बुक समझाता हूं. ए लिमिटेड ट्रांसफर्ड एन एसेट टू बी लिमिटेड, लीज पीरियड 4 years, लीज रेंट 1 लाख पेएबल इन अरियर. 4 साल 1 लाख रुपए का पेमेंट होगा. द गारंटीड एंड अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू इज 11 and 3 14,000 रुपया. द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इज 2,62,000. द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इज 11%. द लीज इज क्लासिफाइड एज फिनांस लीज. अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड को समझाओ. अब अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है और लेसर का बुक्स मांगा है, मैं इसका लेसी का बुक भी तुमको एक्सप्लेन करूंगा. अगर लेसर का बुक्स मांगा है तो ये 1 लाख करके 4 लाख, और ये 11 नहीं, 11 + 3 14,000 विल बी कंसीडर्ड या विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन. तो सबसे पहले लेसर क्या करेगा? लेसर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट एंड रेसिजुअल वैल्यू, लीज रेंट बोला हूं तो एंड रेसिजुअल वैल्यू निकालेगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालेगा 11% के हिसाब से. ये देखो मैंने निकाला 1 लाख PVIFA 11% 4 years और 14,000 नॉट 11,000. यही लेसी ये काम करेगा तो वो 11,000 लेके करेगा. तो 14,000 11% 4th year, पीवी निकला 3,19,426, 3,19,426. क्या करना है? 319,426 की एसेट को डेबिट कर दो क्योंकि ये पैसा आपको मिलने वाला है. 262 जो कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में था, वो एसेट कौन सा एसेट था? वहां कुछ लिख के दिया है क्या? एन एसेट लिखा है, तो मैं मान रहा हूं कि भाई वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में बुक्स में लिखा हुआ था. तो 262 क्रेडिट कर दो, डिफरेंस गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सिंपल है, इंपॉसिबल नहीं है. सर अब क्या करना है? ये एसेट तो बैलेंस शीट से गायब हो गई, ये प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आ गया. अब इस 3,19,000 का क्या होगा? आंसर इज फिनेंशियल एसेट है, अमोटाइज्ड कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा. कैसे? ये नीचे टेबल देखो, 5 कॉलम का टेबल है. ईयर, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस. इस क्लोजिंग बैलेंस को अमोटाइज्ड कॉस्ट बोला जाता है और इस अमोटाइज्ड कॉस्ट पे बैलेंस शीट में असेट बुक्स में रहेगा.
आगे स्टार्टिंग पॉइंट इज 390,426, 319,426। 11% के हिसाब से इंटरेस्ट का अकाउंटिंग करना है। लेसी का अलग परसेंटेज हो सकता है अगर उसको 11% के बारे में नहीं मालूम हो तो। 319,426, 11% इंटरेस्ट निकाला, 35,137 आया। पेमेंट 1 लाख है, 4 बार 1 लाख पेमेंट होगा, लास्ट में 14,000 मिलेगा, उसको 11 मिलेगा कि 15 मिलेगा किसी के बाप को नहीं मालूम। लेसी ने गारंटी 11,000 का दिया, लेसर को लगता है 14 मिलेगा, एंड में हो सकता 22 मिल जाए, उससे घबराना नहीं है। पेमेंट क्या 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो। सर कैसे? प्रिंसिपल, ओपनिंग को प्रिंसिपल बोलते हैं, प्लस इंटरेस्ट माइनस पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। फिर 254 से चालू करो, 11% का इंटरेस्ट निकाल लो, 1 लाख का पेमेंट, बैलेंसिंग फिगर 182,565, 11% इंटरेस्ट, 1 लाख का पेमेंट, फाइनल फिगर 102,647। अब अगर 11% करके निकालते हैं ना तो आंसर आता है 11,353। नहीं, आंसर आता है 11,291। एक मिनट को चेक करता हूं मैं, 102,647 इंटू 11%, हाँ आंसर आता है 11,291। लेकिन मुझे 1 लाख का पेमेंट करने के बाद 14,000 का बैलेंस लेकर के आना है, क्योंकि मैं सारा कैलकुलेशन 14,000 के हिसाब से किया हूं। तो मेरे को यहां 11,291 नहीं लिख करके, भले ये कैलकुलेशन से 11% के हिसाब से ये आया, मुझे राउंडिंग ऑफ कर देना है, 1,14,000 माइनस 1,02,647। लास्ट वाले साल में इंटरेस्ट का राउंडिंग ऑफ इज ए मस्ट। इंड एस 109 में भी आप ये चीज देखोगे, बार बार बहुत जगह पे आप ये चीज देखोगे, पहले भी आपने देखा होगा। तो इसको राउंडिंग ऑफ करके लिख दो, ये इंटरेस्ट का कहानी हो गई, ये पेमेंट हुआ, लास्ट में आपकी बैलेंस शीट में 14,000 असेट का बैलेंस बच जाएगा, जिसका नाम है नेट रिसीवेबल या नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज। सर अब ये इसका अकाउंटिंग कैसे होगा? ये इंटरेस्ट इनकम लोन अकाउंटिंग है भाई। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज, सॉरी, नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। और फिर ये पेमेंट पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज, और फिर क्लोजिंग नेट इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में रहेगा, असेट साइड में प्रॉब्लम क्या है। और सर लास्ट में 14,000 बच जाएगा, यस दैट इज द एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू। और सर अगर उसको बेच के हमको मान लीजिए लास्ट में 22,000 मिल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 6,000 और लास्ट में प्रॉफिट में डाल देना। जब तक वो असेट सेल नहीं होता तब तक तो असेट आपके पास ही है, 4 साल के बाद तो असेट वापस मिल ही जाएगी। और सर अगर 11,000 में बेचना पड़ गया तो 3,000 रुपए लॉस में डाल देना। वो 4 साल के बाद का स्टोरी है, 4 साल तक का स्टोरी ये रहेगा, और चौथे साल के एंड में स्क्रैप के साथ जो होगा उस वक्त अकाउंटिंग एडजस्टमेंट होगा। हम लोगों को अभी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है उसके बारे में। सो दिस इज हाउ लेसर हैज टू डू द अकाउंटिंग इन हिज बुक्स फॉर फिनांस लीजेस। ओके, अब आइए एक छोटा सा डिस्कशन, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन। अगर एग्जाम्पल वही है और लेसर जो है वो मैन्युफैक्चरर डीलर है, इफ द लेसर इज अ मैन्युफैक्चरर डीलर, माने या तो मैन्युफैक्चरर है या डीलर है उसी एसेट का, तो उसको सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखना पड़ेगा ना। तो इस स्टोरी से नहीं, थोड़ा डिफरेंट का थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा आप इसको याद जैसा कर लीजिए। आप सॉल्यूशन को भी देखते रहिए बोर्ड पे। आप ये देखो कि नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज का अमाउंट वही है, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसको क्रेडिट किया गया उसका अमाउंट वही है। या जो उस मान अगर वो क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चरर डीलर है तो वो इन्वेंट्री अपनी बुक्स में लिख करके रखा होगा, इन्वेंट्री क्रेडिट का अमाउंट वही है। नेट इन्वेस्टमेंट इज सेम, इन्वेंट्री इज सेम। तो आप बोलेंगे डिफरेंस को प्रॉफिट लॉस में डाल दीजिए, नहीं, सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड करना है। क्या रिकॉर्ड करना है? सेल एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि आप एक मैन्युफैक्चरर हैं उसी असेट के या उसी गुड्स के, या आप डीलर हैं। तो इंस्टीट्यूट ने एक रूल छोटा सा, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है बेटा, घबराना मत, वही प्रॉफिट आएगा। जो प्रॉफिट आपने पीछे देखा था ना उतना ही प्रॉफिट आएगा। तो सर क्या करना है? थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं उसको, अपन बोलते हैं ना, थोड़ा सा गार्निशिंग करना है खाने के साथ, टेस्ट वही आएगा, थोड़ा सजाना है। तो इंस्टीट्यूट ने बोला कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा ना, रेवेन्यू सेल, वो होगा नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज जो आपने निकाला है माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू।
थॉट ये कि उतना एसेट आपने सेल नहीं किया, इस तरह का थॉट है। थॉट को इग्नोर मारो ना, याद कर लो, रेवेन्यू इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू। मतलब जो 3000 नहीं है क्या, उसका पीवी जो कि आ रहा 1977। तो रेवेन्यू जो लिखना है 3,19,426 माइनस 1977 विच इज 317,449, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करना है। वो कैसे निकलेगा, 262 जो आपका इन्वेंट्री था, 262 कैरिंग अमाउंट था ना, माइनस वही 1977, वही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी। मतलब COGS इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी, रेवेन्यू इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी। अगर आप उतना रेवेन्यू और उतना खर्चा लिख दोगे, बोर्ड पे देखो, तो आपका प्रॉफिट 57426 आएगा। और आप देखो इसके पहले भी आपका प्रॉफिट 57426 ही आया था, जो जब लेसर मैन्युफैक्चरर या डीलर नहीं था। तो आपको एकदम भी घबराने का दरकार नहीं है। एंड ऑफ द डे सब्सटेंस ओवर फॉर्म में अगर जाओगे तो चीजों का रिजल्ट सेम टू सेम है। सो दिस इज हाउ लेसर की बुक्स में बेसिक अकाउंटिंग फॉर लीजेस होता है, अगर लीज इज ए फिनांस लीज। सर एक बार आप रिपीट करा दो। कुछ नहीं बेटा, सबसे पहले जो असेट है उसका कैरिंग अमाउंट देख लो बैलेंस शीट में। 2 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट प्लस टोटल रेसिजुअल वैल्यू निकाल के उसको नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज बोल दो, उसको डेबिट कर दो, ओरिजिनल असेट को क्रेडिट कर दो, डिफरेंस को पीएल में डाल दो। आगे अगर लीज ऑपरेटिंग लीज हुआ तो क्या करना है, 1 जो पुरानी एसेट आपकी बुक्स में थी उसको कंटिन्यू करिए, 2 उसको जैसे डेप्रीसिएशन दे रहे थे देते रहिए, 3 इंपॉर्टेंट बात, 3 जो लीज रेंट आपको मिलने वाला है उसको एवरेज आउट कर दीजिए। रिपीट, जो लीज रेंट आपको मिलने वाला है उसको एवरेज आउट कर दीजिए, यूनिफॉर्म कर दीजिए। गॉट इट। और उसके बाद एवरेज लीज रेंट को अपने P&L में इनकम में डालिए, और जितना रेंट आपको मिल रहा है और जितना आपने P&L में डाला उसके डिफरेंस को या तो प्रीपेड लीज रेंट रिसीव, प्री रिसीव्ड लीज रेंट बोलो, या फिर आउटस्टैंडिंग लीज रेंट बोल करके एडजस्ट करते जाओ। यूनिफॉर्म करने का लॉजिक एक ही है कि भाई लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एडजस्ट करने के लिए लीज रेंट को ऊपर नीचे कर देते हैं। तो इंस्टीट्यूट ने बोला ऑपरेटिंग लीज में लीज रेंट का अकाउंटिंग यूनिफॉर्म या स्ट्रेट लाइन बेसिस पे होगा। अगर आपको कोई और बेसिस अच्छा लगता है, रैशनल बेसिस कुछ दूसरा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दूसरा वाला बेसिस ले लो, लेकिन ज्यादा लॉजिकल स्ट्रेट लाइन होता है। हाँ, अगर लीज रेंट इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ रहा है तो इसको स्ट्रेट लाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर जितना लीज रेंट है उसके हिसाब से पीएल में डाल दो। बट अगर लीज रेंट नॉन यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म करने का यही तरीका है। तो ऑपरेटिंग लीज में क्या करना है, और मैं एग्जांपल के थ्रू से आपको समझाता हूं। एक बार इसको मिटा देते हैं और ऊपर में जो लिखा उसको पढ़ लेते हैं। 1 ओरिजिनल असेट कंटिन्यू रहेगा, 2 जैसे उसको डेप्रीसिएशन दे रहे थे, जो भी कर रहे थे उसको सेम तरीके से रिकॉर्ड करते रहिए, 3 रेंटल इनकम को P&L में डालना है और स्ट्रेट लाइन बेसिस या एनी अदर रैशनल बेसिस पे डालना है। स्ट्रेट लाइन ही करना पड़ेगा, एग्जाम में रैशनल बेसिस लिख के नहीं देगा। क्वेश्चन एग्जांपल देखो, 3 साल का लीज रेंट 180, 162, 258। अचानक देखिए फर्स्ट से सेकंड ईयर में गिर गया, सेकंड से थर्ड ईयर में बढ़ गया। तो इन्फ्लेशन के हिसाब से गिर या बढ़ तो नहीं रहा है, रैंडमली बढ़ गिर गया। तो इंस्टीट्यूट ने बोला स्ट्रेट लाइन के हिसाब से आप इसका अकाउंटिंग कर दो। तो हम लोग 3 साल का एवरेज लीज रेंट निकाल लिए। एवरेज निकला 2 लाख रुपया। 2 लाख इनकम बुक होगा। पैसा मिला फर्स्ट ईयर में 180, तो 20,000 को लीज रेंट रिसीवेबल डाल देंगे। जर्नल देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 180, लीज रेंट रिसीवेबल 20, टू इनकम, लीज रेंटल इनकम 2 लाख। ये इनकम P&L में चला जाएगा, ये बैलेंस शीट में असेट साइड में खड़ा रहेगा, नेक्स्ट ईयर एडजस्ट हो जाएगा। अगले साल 162 मिला, बट PL में 2 लाख ही डालना है, तो 38,000 रुपीज और लीज रेंट रिसीवेबल खड़ा हो गया। कोई बात नहीं, थर्ड ईयर में एडजस्ट हो जाएगा। लास्ट में आप देखो अपना टोटल 58,000 का लीज रेंट रिसीवेबल बुक्स में आ चुका है। थर्ड ईयर में आप देखो 258 आपको मिल गया।
2 लाख इनकम के अगेंस्ट में और 58,000 जो लीज रेंट रिसीवेबल था उसके अगेंस्ट में। इस तरीके से अकाउंटिंग करना है। लेकिन यही अगर ये स्ट्रेट लाइन तरीका इस तरह से रिसीवेबल या प्री रिसीव्ड, यहां जैसे रिसीवेबल था क्योंकि पहले 2 साल में कम लीज रेंट मिला, अगर पहले 2 साल में ज्यादा लीज रेंट मिला होता तो प्री रिसीव्ड लीज रेंट या लीज रेंट रिसीव्ड इन एडवांस भी हो सकता था। ओके, अच्छा अब एक बात बोलता हूं, मान लो उसी एग्जांपल में लीज रेंट ऐसा होता 2 लाख, 2,09,000, 2,20,000, मान लो ऐसा होता, और वो इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्टेड है, तो फिर आपको स्ट्रेट लाइन करने की जरूरत नहीं है। पहले साल में 2 लाख, दूसरे साल में 209, तीसरा साल में 220, पीएल में डाल दो, आ जाओ। कोई रिसीवेबल, कोई एडवांस लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ये होता है ऑपरेटिंग लीज का बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस इन द बुक्स ऑफ लेसर। ओके, सो आज की क्लास हम लोग इतने में खत्म करते हैं। आपको अच्छे से आज तक का डिस्कशन समझ में आया होगा। चल, थैंक यू वेरी वेरी मच।